सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। आज बच्चों अपने पार्ट 11 देखेंगे और उस पार्ट 11 में अपने आज टॉपिक देखेंगे डेविसन व जर्मर का प्रयोग। ये जो बच्चों जो टॉपिक आज मैं आपको करवा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन इसमें से अभी तक तो आया नहीं है, परंतु इसका जो ये डायग्राम है वो जरूर आता है 1 नंबर का कि डेविसन व जर्मर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी अपने इसको करेंगे आज। देखो बच्चों, डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या थी? डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि प्रत्येक गतिशील कणों से संबद्ध क्या होती है, एक तरंग होती है। प्रत्येक जो गतिशील कण होते हैं उनसे संबद्ध क्या होती है, एक तरंग होती है। यानी उन कणों की तरंगीय प्रकृति भी होती है। उन कणों की क्या होगी, तरंगीय प्रकृति भी होगी। तो डेविसन और जर्मर प्रयोग, तो डेविसन और जर्मर ने क्या देखा, तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया, डेविसन जर्मर ने यह किया कि गतिशील कणों के रूप में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया। अपने ये बता रहे कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहते हैं कि प्रत्येक गतिशील कणों से संबद्ध क्या होती है, तरंग होती है। ठीक है, यानी उन कणों की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय होती है। तो डेविसन और जर्मर ने क्या किया, डेविसन व जर्मर ने प्रत्येक गतिशील कणों के रूप में, यानी गतिशील कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन को लिया गया और इस प्रयोग से यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन संभव होता है। विवर्तन क्या होगा, संभव होगा। और उन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति होती है। ये इस बात की पुष्टि करता है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है, तरंगीय प्रकृति होती है। ये प्रयोग इस बात की क्या करेगा, पुष्टि करेगा। चलो अपने देखते हैं किसमें है। देखो बच्चों, डेविसन व जर्मर जो प्रयोग है उसमें सबसे पहले अपने ये बताएंगे कि डेविसन व जर्मर ने गतिशील कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन को लिया। इस प्रयोग से यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन संभव होता है और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंगीय प्रकृति होती है। ये इसमें बताया गया। तो बच्चों इसमें क्या देखेंगे कि डेविसन और जर्मर के प्रयोग के निम्न भाग होते, 3 भाग होंगे इसके, अपने 3 भाग। पहला भाग कौन सा होता है बच्चों, पहला भाग अपने के लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन ये सबसे पहला भाग होता है इसमें, जैसे मैंने डायग्राम में बना रखा है इलेक्ट्रॉन गन। इसमें बच्चों क्या होगा इलेक्ट्रॉन गन में, कि इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन तंतु का फिलामेंट F लगा होता है। टंगस्टन तंतु का फिलामेंट क्या लगा होता है, F लगा होता है, जिससे धारा प्रवाह करके, यानी धारा प्रवाह के द्वारा गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। यानी इसे क्या करेंगे, अपने गर्म करेंगे और तापायनिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। और वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन शीशे के डायफ्राम S1 व S2 से होकर गुजरते हैं। ठीक है, और उनका संबंध जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का संबंध उच्च विभव से होता है। क्योंकि मेरी बात, इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन तंतु का फिलामेंट F लगा होता है, जिससे धारा प्रवाह के द्वारा गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डायफ्राम S1 व S2 से होकर गुजरकर इलेक्ट्रॉन पुंज का रूप ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुंज अपने पास में, तथा डायफ्राम S1 व S2 का संबंध उच्च विभव से होता है। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन गन के बारे में है। मार्केट मेरी बात ये दूसरा पार्ट होता है इसमें बच्चों अपने पास में निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल, देखो निकल क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल में क्या होगा, जब आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ये इलेक्ट्रॉन पुंज अपने पास में आपतित
इलेक्ट्रॉन पुंज। जब आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल में स्थित परमाणुओं से टकराते हैं, निकल क्रिस्टल में स्थित परमाणु से क्या करेंगे, टकराएंगे। टकराने के पश्चात वो इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न दिशाओं में विवर्तित होते हैं। यदि निकल क्रिस्टल का मेन कार्य क्या होता है, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तित करना, ये विवर्तित करता है। तो मालूम मेरी बात, ये निकल क्रिस्टल के बारे में है। तो बच्चों तीसरा जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है अपने पास में आयनन कोष्ठ ओब्लिक संसूचक। ये होता है तीसरा। लास्ट पार्ट में क्या होता है बच्चों कि जब निकल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन, जब निकल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन आयनन कोष्ठ में प्रवेश करते हैं, आयनन कोष्ठ बोल दो या संसूचक बोल दो, आयनन कोष्ठ में प्रवेश करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस आयनन कोष्ठ में भरी गैस का क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं। यानी इस आयनन कोष्ठ में क्या होती है, एक गैस भरी रहती है। जब वो इलेक्ट्रॉन पुंज इसमें आएंगे तो इस आयनन कोष्ठ में जो भरी गैस का क्या कर देंगे, आयनन कर देंगे। और उन आयनों का जो संबंध होता है वो किससे होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमीटर से होता है। जब आयनीकरण करेंगे आयनों का, तो वो आयनीकरण करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोमीटर के कारण क्या प्रवाहित होगी बच्चों, धारा प्रवाहित होगी। ये अपने इसमें है आयनन कोष्ठ। आयनन कोष्ठ का मेन कार्य क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, आयनन कोष्ठ क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पुंज का क्या करेगा, वो पहचान करता है। संसूचक, संसूचक का मतलब क्या होता है, पहचान करना। तो वो उसके आयनों का जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो पहचान करेगा। ये आयनन कोष्ठ का कार्य। तो बच्चों इसमें तीन भाग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन गन होता है, एक निकल क्रिस्टल होता है, और तीसरा कौन सा होता है अपने पास में बच्चों, आयनन कोष्ठ होता है। ये इसके तीन भाग होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। आगे देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि डायफ्राम का संबंध इलेक्ट्रॉन गन का जो संबंध होता है वो किससे होता है बच्चों, उच्च विभव से होता है। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, भिन्न भिन्न उच्च वोल्टेज अपने अप्लाई करेंगे, इसमें विभवांतर आरोपित करेंगे, और भिन्न भिन्न, फिर देखो आयनन कोष्ठ भिन्न भिन्न वोल्टता अपने आरोपित करेंगे, और आरोपित करने से भिन्न भिन्न विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा अपने देखेंगे। ये जो आयनन कोष्ठ जो होता है बच्चों, मैंने शुरू में आपको बताया कि आयनन कोष्ठ को अपने आगे पीछे इस वर्ताकार पैमाने में आसानी से घुमाया भी जा सकता है। यानी इसकी आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा भी अपने ज्ञात कर सकते हैं अगर इसको भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर घुमाएं तो। ये भी आयनन कोष्ठ का कार्य होता है। बस मेन कार्य याद रखें, निकल क्रिस्टल का तो कार्य क्या होता है, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तित करना, और आयनन कोष्ठ का कार्य क्या करता है, जो भी विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आएंगे वो क्या करते हैं, इस भरी गैस का क्या कर देंगे, आयनीकरण कर देंगे, और जिसके कारण इलेक्ट्रोमीटर के कारण क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, और इस आयनन कोष्ठ को वर्ताकार पैमाने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में घुमाकर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। ये अपने इसमें है। फिर अपने क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन पर आरोपित भिन्न भिन्न वोल्टताओं के संगत विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा के ग्राफ बनाए जाते हैं। अब इसमें ग्राफ और बनाएंगे, अपने ग्राफ के मध्य ग्राफ खींचा जाएगा, भिन्न भिन्न वोल्टता तथा विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा के मध्य। तो वो इनके ग्राफ निम्न ग्राफ प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न वोल्टता के संगत विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा के मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं।
जो कि निम्न है। इस प्रकार से तीव्रता बोल दो, दिशा बोल दो इसमें। सबसे पहले 44 वोल्ट पर, फिर 54 वोल्ट पर, फिर 64 वोल्ट पर। इस प्रकार से ग्राफ बनेंगे इसमें। सबसे ज्यादा जो पीक ग्राफ आपको मिला वो कौन सा मिला? देखो, अगर इनके मध्य ग्राफ मिल जाएंगे, इस प्रकार से ग्राफ मिलेंगे अपने। सबसे ज्यादा जो पीक ग्राफ मिला है वो कौन सा मिला बताओ बच्चों? अपने 54 वोल्ट पर। 54 वोल्ट पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज का कोण कितना मिला अपने को? 50 डिग्री कोण मिला है 54 वोल्ट पर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? डेविसन व जर्मर के प्रयोग में ब्रेग समीकरण से, डेविसन व जर्मर के प्रयोग में ब्रेग समीकरण से इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कैसे निकालेंगे? ये इसके ग्राफ अपने पास में। देखो तो ब्रेग समीकरण ये होती है अपने पास में d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां d क्या होता है? परमाणु, जो निकल क्रिस्टल है उसके परमाणुओं के मध्य की दूरी। ठीक है, थीटा क्या है? विवर्तन कोण। एन क्या है? विवर्तन की कोटि। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है अपने पास 2.16 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एन की जो वैल्यू है प्रथम कोटि इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितने अपने पास में? 50 डिग्री। ये वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो कितना आएगा बताओ? 2.16 इंटू 10⁻⁻10 इंटू साइन 50 इजिकल टू एन की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा। तो ये कितना आएगा? 2.16 इंटू 10⁻⁻10 साइन 50 का मान 0.766 इजिकल टू लैम्डा। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगी। ये तो है बच्चों प्रायोगिक मान। क्या है अपने पास में? प्रायोगिक मान। ठीक है, अब इसका देखते हैं अपने सैद्धांतिक मान। ये सैद्धांतिक मान कितना है? ये देखो ब्रेग समीकरण होती है, इससे आपको ध्यान में रखना डी sin थीटा इक्वल टू कितनी होती है? एन लैम्डा होती है। अब अपने देखते हैं इसका सैद्धांतिक मान कितना होता है। सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 12.27। ठीक है, अपॉन में कितना? √v एंगस्ट्रॉम। तो कितना आएगा अपने पास में? ये 12.27 बटे में कितने वोल्टेज पर? वो पीक पे जो प्राप्त 54 वोल्टेज पर एंगस्ट्रॉम। इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम लैम्डा। ये सैद्धांतिक मान है। तो बच्चों देखो इसमें प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान है वो क्या हो रहे हैं आपके पास? लगभग समान प्राप्त हो रहे हैं। प्रायोगिक मान व सैद्धांतिक मान लगभग समान है, जिससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन
तरंगीय प्रकृति का गुण रखता है। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तरंगीय प्रकृति का गुण रखता है। ये अपना डेफिनेशन और जर्नल का प्रयोग आज अपने समाप्त कर लिया है। अब इसका बच्चों एक टॉपिक बच्चा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, जिससे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।